So in last class we were discussing about DFCs, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. इनके बारे में हमने पढ़ा था. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेरी गुड मॉर्निंग. मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है? यस सर. वेरी गुड. ठीक. तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि हमारे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कौन से हैं, कहाँ हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, और अगले वर्ष इम्तिहान में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है. क्यों? तो अगले वर्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी अपनी स्टार्ट की ओर चल रहा है. हो सकता है अगले 2, 4, 6 महीने, 9 महीने, साल भर के अंदर में ये प्रोजेक्ट अपने लॉन्च की तरफ जाए. तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए इस साल एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा. मैं आप सभी से फिर से कहूँगा कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, अभी के उसकी क्या स्थिति है, क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ से जाएगा, ये सारी चीजें आप पता रखें तो अच्छा रहेगा. अच्छा, अगला ये टॉपिक है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल पाइपलाइन. ये एक तरीके का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया गया था. कोरोना से पहले के समय में अनाउंस हुआ था और करीब 102 लाख करोड़ का खर्च अगले 5 सालों में करना इसमें प्रपोज किया गया था. 2019-20 से 2024-25 के बीच में. इसका नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. वैसे अभी इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा बातचीत हो नहीं रही है क्योंकि इसके अनाउंस होने के बाद कोरोना वाला पीरियड ही चल रहा है. हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ऐसी मजबूत नहीं है, रेवेन्यू लिमिटेड है, और ये एक हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जिसमें 102 लाख करोड़ इस इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए खर्च किया जाना प्रस्तावित था, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है. अब तो हम इस पर छोड़ देते हैं कि अभी इसका फेट क्या होगा, आने वाले समय ही ये बताएगा. परंतु ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर NIP है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्या है हमारे लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी अगर हम इस सवाल को बहुत जेनेरिक तरीके से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत क्या है, ये हम सबको क्लियर है. क्या आप मेरे को सहयोग करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्यों चाहिए, क्या होगा लाभ अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से? सर ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. ओके, कैसे? सर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब में प्रॉब्लम नहीं होगा और एम्प्लॉयमेंट भी होगा. ओके, और कुछ? कीन्स हमारी स्टिमुलेट करेगा हमारी इकोनॉमी को. इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है तो इस पर ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है. आपने लगभग इस बात को क्लिंच किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए असेंशियल है, और वो हमारी इकोनॉमी को भी स्टिमुलेट करेगा क्योंकि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो
फंड एलोकेटेड है, 102 लाख करोड़ की बात हो रही है इसमें। तो अगर ये पैसा खर्चा होगा तो लोगों के पास जाएगा, उससे जो उसके रिपरकशन जो होते हैं वो शुरू होंगे, तो उससे कई सारे लाभ होंगे। देश का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, पॉवर्टी एलिविएशन होगी, सोशल वेलबींग होगी, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब इसके अचीवमेंट्स होंगे। तो जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज का विकास करना, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बेहतर करना। तो अगर हमारे पास बेहतर इरिगेशन की सुविधा होगी तो फसल अच्छी होगी। बेचारे किसान जो फसल को नुकसान होता है किसी भी प्रकार से, जो मानसून पे डिपेंडेंसी या रेन पे डिपेंडेंसी है वो कम होगी। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है हमारे किसान के लिए। अगर किसान की समस्या को सुलझाना है तो हमें क्या करना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो जो चीजें पैदा करे, हमारे देश में इस चीज का अभाव है कि अगर वो कुछ पैदा करता है और विशेष रूप से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो उसको स्टोर करने की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। जो कोल्ड स्टोर्स होने चाहिए, विशेष रूप से कोल्ड स्टोर जो होने चाहिए, जिनको एक खास टेम्परेचर में, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, बहुत सारा खाद्यान्न है जिसको हम सामान्य टेम्परेचर पर स्टोर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है, ताकि जो भी उत्पादन हो उसको सही तरीके से रखा जा सके और उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो ये स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की, किसान के पास अगर बेहतर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ रोड की सड़कें अच्छी हैं, इन टर्म्स ऑफ अदर लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट जैसे ट्रक्स होना, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज के ट्रक्स होना, वो भी एक आवश्यकता है कि ऐसे ट्रक्स जो फल सब्जियों को, जैसे अभी हमारी जो फल सब्जियां हैं वो खुले ट्रकों में आती हैं तो उससे भी उनको नुकसान होता होगा। तो अगर वैसे ट्रक्स जो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टोर करके ला सके तो उससे हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, ई नाम, हेलो, किसी का माइक्रोफोन किसी का ऑन है शायद। ई नाम, ई नाम क्या चीज है, किसी को पता है ई नाम? इलेक्ट्रॉनिकली नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। परफेक्ट, वेरी गुड। तो हमारा जो ई नाम है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो हमारे किसान की एक बड़ी समस्या है कि वो पैदा तो कर लेता है परंतु उस प्रोड्यूस का करे क्या, उसको प्रोड्यूस को सेल करने के पास उसके लिए उचित स्थान नहीं है। उसे अपने माल को लेके मंडियों में लेके घूमना पड़ता है। आसपास जो भी बड़े शहर हैं वहां पर ट्रकों में या जिस भी ट्रैक्टरों में लाद कर उसे ले जाना पड़ता है। वहां भी उसको अच्छे दाम नहीं मिलते, जो वस्तुओं के जो दाम हैं, जो भी चीजें हैं उनके दाम हैं वो नहीं मिल पाते। तो ये जो मंडी है, एग्रीकल्चरल मंडी है, ये भी एक हैंडीकैप है हमारे किसान के लिए, क्योंकि यहाँ उनसे कमीशन लिया जाता है, दाम कम दिया जाता है, जो वास्तविक दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ये उनके लिए चैलेंज है। तो यदि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जिसपे हमारा किसान अपनी वस्तुओं को सेल कर पाएगा, तो कितना अच्छा हो जाएगा कि वो अपनी फसल के रेट वहां डाल देगा, तो वो लिख देगा कि भाई मेरे पास जो है इस समय इतना आलू, इतना फलानी चीज, इतना ये यहाँ उपलब्ध है और मैं इस रेट पर देने को तैयार हूँ। या वहां पर रेट मौजूद होंगे, वो बिड कर सकता है कि मैं इसमें देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। और ऐसा ही एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ड्राइव शुरू किया गया है जिसके तहत वो अपने आइटम्स को बेच सकेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से।
इससे क्या होगा कि जो हमारा जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो कम हो जाएगा, रूरल डिस्ट्रेस और अर्बन रूरल डिवाइड वो कम होगा, जॉब वगैरह ये सब क्रिएट होंगे। तो ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के हमारे लाभ है। इस NIP प्रोजेक्ट में हमारे पास जो है सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सभी तरीके के प्रोजेक्ट बनाने की का प्रस्ताव है, जिसमें रेल, रोड, टेलीकॉम, इरिगेशन, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सभी पर काम किया जाना इसमें प्रस्तावित है अगले 5 सालों में, 2025 तक। अगर भारत के लिए अनुमान है कि भारत अगर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है तो उसे करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक इतनी मनी, 4.5 ट्रिलियन डॉलर पैसा निवेश करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, यदि वो विकास करना चाहता है, ग्रोथ इंजन को बूस्ट करना चाहता है। सर 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसी में आएंगे क्या? है 8 कोर इंडस्ट्रीज 8 कोर इंडस्ट्रीज, हाँ शायद वो इसी में आएंगे, 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये हमारे देश के लिए एसेट क्रिएट करेगा, और हमारे देश का ये जो टारगेट है कि हम चाहते हैं कि भारत क्या बने, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। अभी कितने ट्रिलियन डॉलर, कितना पैसा कमाते हैं हम, कितना GDP है हमारा? 2.62 साल से 2.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगा, ठीक है। इतना तो यहाँ से हमें अगर अपना GDP को डबल करना है तो ये हमारे लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनिवार्य, असेंशियल होगा। और इस प्रोजेक्ट में ये जो 4.5 ट्रिलियन डॉलर हमें खर्चा करना है 2030 तक, या जो हमारा 102 लाख करोड़ का इस प्रोजेक्ट के अंदर में टारगेट है, इसके लिए जो है सेंटर और स्टेट 39% पैसा खर्चा करेंगे, 22% पैसा जो है प्राइवेट सेक्टर, दोनों 39% सेंटर, 39% स्टेट्स कंट्रीब्यूट करेंगे, और 22% पैसा प्राइवेट सेक्टर से इकट्ठा किया जाना, जो कि लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर बनेगा, वो ऐसा प्रस्तावित है। ये जो पैसा जो है ये कुछ निम्नलिखित फंडों की तरह इन्वेस्टमेंट ग्रिड, इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड, तो ये एक फंड बनाया गया है, ध्यान रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और ये दूसरा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। तो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान NIP इसके द्वारा काम करेगा। अच्छा, हमारी जो इसके अंदर कुछ और रिपोर्ट्स भी है कि जैसे हमारी अभी की इंडिया की जो अर्बन आबादी है वो 31% है, इस समय भारत का 31% आबादी शहरों में रहता है, जो कि आने वाले समय में 42% 2030 तक हो जाएगा। ये सब कमिटीज है जो इसका कार्यभार देखेंगे। इसमें जो अलग अलग शेयर है और जो प्रस्तावित पैसा है, कौन कौन सा सेक्टर, कौन कौन सी मिनिस्ट्री पैसा देगी, तो एनर्जी सेक्टर से हमें एनर्जी में हम करीब 25 लाख करोड़, यानी 24% इसका फंड जो है एनर्जी सेक्टर पर खर्चा करेंगे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर 19% पैसा, रेलवेज को बनाने के लिए 13% पैसा, रोड्स पर 19, रेलवे पे 13, पोर्ट्स बनाने के लिए, जो हमारे जो पोर्ट्स हैं उनको बनाने के लिए जो शिप पोर्ट्स हैं 1% पैसा खर्चा होगा, एयरपोर्ट है उसके लिए 1% होगा,
अर्बन डेवलपमेंट के लिए 16%, टेलीकम्युनिकेशन के लिए लगभग 3%, इरिगेशन के लिए 8%, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8%, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1% और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3%, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3% और टोटल इस तरीके से ये 102 करोड़ रुपए। तो मतलब हम जितने सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा यहाँ पर ये चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हैं, सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये दो हिस्सों में। इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, डिफाइन करें? यस सर, यस सर। तो बताइए, आप ही बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। आराम से सोच के बताइए, कोई जरूरी नहीं है बुकिश जवाब देना, आप अपनी समझ से, पर जवाब सही होना चाहिए। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर, भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में देश की आधारिक संरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। योजना आयोग के अवसंरचना सचिवालय द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जा रही है जिसमें देश में निर्धारित समय के अंदर विश्व स्तरीय आधारिक संरचना तैयार की जा सके सर, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तुम सैफ बोल रहे हो ना? यस सर। सैफ, तुम ना मेरे समझ से तुम चीजों को याद करने पर ज्यादा जोर देती हो, तुमको समझो। सर सर इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़कर उसका शॉर्ट नोट्स बनाया रहता है सर, आपने अलग। खाली वो ये जो तुमने बोला ना, वो तो बुकिश है, पूरी तरीके से किताबी बात है, और जो पूछा जा रहा है उससे अलग है। जो रटने का जो प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि हम जो लिखा होता है उसे रटने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी बहुत अच्छी याददाश्त रही, अगर तुम याद कर लेते हो इतना अच्छा कुछ, तो ये बहुत अच्छी बात है, पर इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा कन्वर्ट करोगे सर तो सर इसका ये है सर, आपने अपने लैंग्वेज में मतलब जो भी एक बार पढ़कर उसके बाद अपना अलग एक पेपर जो लैंग्वेज में। मूल सवाल है उसको छोड़ के बहुत कुछ बता दिया, जो सवाल है वो नहीं बताया। अब दोबारा बताओ चलो, कि क्या होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो भी संरचना बोलते हैं हिंदी में, तो क्या होता है संरचना? So infrastructure is that which सैफ को बोलने देते हैं, इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत काबिल वो है। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा, हाँ सैफ बताओ, तुम संरचना को समझाने की कोशिश करो। सर सर हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ सैफ, तुम बताओ आराम से, ठीक है। बोलिए, आराम से बताओ, रिलैक्स होके, ठीक है, टेंशन मत। तो आराम से सोचो, ठीक है। वर्क ज्यादा सोचने पर काम करो, रटने पर काम मत करो। अगर हेलो सोचोगे, सर। हाँ। सर सर, किसी समाज या उद्योग के सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक एवं संगठनात्मक संरचना को अवसंरचना या अधिक संरचना जिसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं सर। अब ये भी बुकेश हो गया, ये भी बुकेश हो गया। तुम मुझे, मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ हिंदी में बताओ। जब मैं बोलता हूँ हिंदी में बताओ तो मेरा सर तात्पर्य होता है, नहीं मैं सैफ से ही पूछना चाहूंगा ये सवाल, है ना। मैं चाहूंगा क्योंकि ये एक पढ़ने का एक बेसिक चीज है सर, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, खाली सैफ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। देखो, पढ़ कोई भी सकता है, पढ़ना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्या से पढ़ना है बस यही जानना होता है। एक बार हम ये समझ जाएं कि कैसे पढ़ना है, तो कोई भी समझ जा कर सकता है, इसमें कोई बड़ा भेद नहीं होता है।
तो हम वापस वहीं आते हैं कि क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। सैफ हम फिर कोशिश करेंगे। सर, किसी समाज या उद्योग के सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक मूलभूत तो मुझे इसका मतलब मतलब जैसे बताओ ना, आराम से बताओ। देखो ये किताब की भाषा हो गई, ठीक है, ये किताबी भाषा हो गई। तो मुझे आराम से ये बताओ, जब तुम इतना सब कुछ याद कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं, तो डेफिनेटली कोई भी कर सकता है। मतलब जो डेफिनेशन तुम बता रहे हो वो फिट है, परफेक्ट है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम चैलेंजिंग इज द अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो हम उस पर काम करते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे, एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना तो हमें कभी भूलते नहीं है चीजों को। यस सर। हाँ, चलो तो फिर करते हैं, करें। यस जब सर। तुम्हें लगे कि नहीं सर अभी छोड़ दीजिए तो मुझे बता देना, हम छोड़ भी देंगे। नहीं सर, नहीं सर, जैसे सर मतलब इसको हम एक समाज के रूप में उदाहरण सर से जैसे चलते अपने। हैं, यस उदाहरण सर से सर। चलते हैं। सबसे अच्छा तरीका समझने का होता है उदाहरण से चलो, पीछे से आगे बढ़ो, हमें यहाँ सर पहुंचना है सर सर संरचना। उदाहरण से सर समझ लेते हैं सर। हाँ सर सर मेरे बगल में सर एक स्कूल है सर, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल है सर। ठीक है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सर पहले जो वहाँ का उसमें जो जैसे उसको बाउंड्री उसको करते हैं वो नहीं था। अच्छी हम्म, वेल्डिंग नहीं थी, जिसमें बच्चे जाते थे पढ़ने तो पानी टपकता था ऊपर से। बहुत बढ़िया। वो सर अब और जैसे यहाँ पे एक सर माननीय विधायक जो यहाँ पे जीते, उसके बाद उसमें सही से उसको बनवाए, तोड़े, उसका बाउंड्री कराए। उसके बाद मतलब उसका बनावट उसमें खिड़की वगैरह जो है, विंडो वगैरह सब लगवा के उसके बाद उसको बहुत अच्छा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनवा दिया, जिससे बच्चे जाने लगे और उसमें अच्छे अच्छे टीचर रखे, जिससे जिसके चलते गांव गांव का भी विकास होने लगा। बच्चे अच्छे बच्चों को शिक्षा मिलने लगा, जिससे बच्चे बहुत मतलब बहुत। आगे तक सोच सकते थे और अच्छा करने लगे। इससे अब हमारे समाज का विकास हुआ, हमारे देश का विकास भी होगा और बच्चे हमारे देश के विकास में कंट्रीब्यूट भी कर सकेंगे। बहुत अच्छा, अब तुम राइट ट्रैक पर हो। देखो बिल्कुल सही, अब तुमने जो बात समझाई अब बिल्कुल सही आई। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। हम जैसे स्कूल का उदाहरण इन्होंने लिया कि स्कूल को देखते हैं, स्कूल का उद्देश्य क्या है, बच्चों को पढ़ाना, यस सर, शिक्षा देना। है ना, शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा दी जाए। अब बच्चों को पढ़ाने शिक्षा देने के लिए, ठीक है, हमारी इच्छा सबसे बहुत जरूरी है, इच्छा होनी चाहिए कि हम पढ़ें। तो क्या स्कूल में एक टीचर रख दिया जाए तो वो पर्याप्त होगा। नो सर, नो सर, नो सर। हमने बच्चे ले आए, स्टूडेंट रख दिए, टीचर ले आए, पर क्या इतना पर्याप्त होगा। नो नहीं, सर। ठीक है। नो सर। आपने जैसे खुद उदाहरण दिया कि भाई स्कूल तो है, स्कूल नाम की चीज बना दी गई, बिल्डिंग है नहीं, ठीक है, छत से पानी टपकता है, छत टूटा हुआ है, कमरा में कोई लाइट पंखा कुछ बिजली नहीं है, ठीक, ब्लैक बोर्ड मौजूद नहीं है, टॉयलेट मौजूद नहीं है, टॉयलेट है नहीं, ठीक, अभी नहीं पर, या लेबोरेटरी फैसिलिटी, लैब जो होनी चाहिए वो नहीं है। अब ये चीजें देखा जाए, जैसे छत का और स्कूल का क्या संबंध है। छत तो एक बिल्डिंग का पार्ट हुआ, कोई कहेगा कि भाई तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, पढ़ने में छत का क्या करोगे, छत क्यों देखनी है तुम्हें, पढ़ाई करो, ठीक है। अब लाइट पंखा है, लाइट पंखा क्या है, उसको भी कभी माँ बाप जो थोड़ा डांटने के मूड में होते हैं तो बोलते हैं कि हम तो जो है स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, ठीक है। ब्लैक बोर्ड है ना, जहाँ पे टीचर अध्यापक लिखेगा, किताबें, टॉयलेट। अब टॉयलेट का और स्कूल का क्या संबंध है, टॉयलेट का स्कूल में क्या संबंध होगा। अगर टॉयलेट किसी स्कूल में नहीं है तो उससे पढ़ाई में क्या हर्ज पड़ना चाहिए। सर स्टूडेंट उससे ड्रॉप आउट। एजुकेशन में बाधित होगा, क्योंकि सर इंफ्रास्ट्रक्चर का वो भी एक पार्ट है, जिससे हमारे स्टूडेंट को जो उनके मूल आवश्यकता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगा सर। दिक्कत आएगी। अब बच्चे वहां पर, हम ये चाहते हैं कि बच्चे 6 घंटा 8 घंटा तक स्कूल में रहें, ठीक है। अब टॉयलेट हमारी एक मौलिक आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है, शरीर की बेसिक रिक्वायरमेंट है। 8 घंटे तक अगर हम
प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं देंगे तो बेचारा बच्चा कहाँ जाएगा? ठीक है, अब वो 2-3 घंटा तो रोक सकता है, उसके बाद क्या करेगा? इधर उधर भागेगा। मान लीजिए शहर में है तो दूर कहीं गांव में, जैसे बाहर की तरफ आप जाते हैं, लड़कियां हैं तो उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा? अब विशेष रूप से लड़कियों के लिए, लड़कियां कहेंगी हम स्कूल जा ही नहीं रहे, वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि टॉयलेट फैसिलिटी नहीं, जबकि टॉयलेट का डायरेक्टली स्कूल से कोई संबंध नहीं है, एजुकेशन से सीधा कोई संबंध नहीं है, पर एक इनडायरेक्टली एक असेंशियल पार्ट है, एक असेंशियल स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है, ठीक है, एक घटक है उसका, जो डायरेक्टली हमें इररिलेवेंट लग सके। ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड में टीचर को लिखने की आवश्यकता है, बच्चे उसे देखेंगे तभी समझ पाएंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, वैसे ही कुछ कुछ बोलता रहूं तो शायद आपको कम समझ आएगा। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो आप पर वो असर ज्यादा पड़ता है, ब्लैक बोर्ड की अपनी सिग्निफिकेंस है। तो हर चीज की, ठीक है, हर चीज को, ये जो एजुकेशन में, अब हमने देखा एजुकेशन देने के लिए हमें किसकी जरूरत है? अच्छी छत होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, कमरे होने चाहिए। ये सब एजुकेशन के लिए अनिवार्य चीजें हैं। अगर ये नहीं होंगी, बेशक हम टीचर ले आएंगे, बच्चे भी ले आएंगे, पर हम एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो चीज होती है, जो असेंशियल, जिनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, मतलब ये अलग अलग जगह, छत हमारे घर पर भी है, बिजली, टॉयलेट सब जगह है, परंतु ये अनिवार्य संरचना के घटक है, ऐसे अनिवार्य तत्व है जो सीधे रूप से ऐसे लग सकते हैं कि शिक्षा से ना जुड़े हों, परंतु वो उस काम को होने के लिए, जैसे एक मिस्त्री है, ठीक है, अब हम एक कुछ बिजली वाले हैं, हम है ना, बिजली का काम करते हैं, तो बिजली वाले के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होगी जिसके बिना वो काम नहीं कर पाएगा? जैसे मेरी समझ से बिजली वाले के पास अगर मान लो एक टेस्टर नहीं होगा, चाहे वो मामूली चीज है जिससे वो बिजली को टेस्ट करता है कि यहाँ बिजली है नहीं है, पेचकस मान लीजिए उस पर नहीं है, प्लास नाम का जो औजार होता है वो नहीं है उसके पास, या कोई ड्रिल मशीन या और ऐसे आवश्यक औजार उसके पास नहीं होंगे, तो क्या होगा? सर वो नहीं कर तो वो पाएगा। अपना कार्य सही से नहीं कर पाएगा। काम नहीं कर पाएगा, वो काम अपना ठीक से नहीं कर पाएगा। वो जो है वो करेगा तो सही, पर जो है फिर कमी हो जाएगी। जैसे भारत में ये कल्चर नहीं है, अगर आप बाहर जाएंगे तो हर एक जो ये जो लोग होते हैं, मतलब जो हमारे, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर्स हो, इन लोगों की एक किट होती है। जैसे भारत में ना, हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है, पर बाहर क्या, एक इलेक्ट्रीशियन आएगा, उसको एक जैकेट जैसी है, उसकी अपनी किट होगी, बॉक्स होगा, कहीं होगा, और वो आने से पहले सारे सामान चेक करेगा कि मेरे पास सारे ये सामान है, प्लास है, ये नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बहुत बार वो आ जाएगा बिजली वाला, अरे आपके पास प्लास है, पेचकस है। भाई आप वो उस चीज के लिए मिस्त्री हो, आप उसके वो हो, आपको उसमें निवेश करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए औजार का। तो ये उसके लिए एक अनिवार्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका किट। प्लास है कोई चीज नहीं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर बहुत जरूरी है। अच्छा, ये सारे जो असेट आम तौर पर जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। इनमें से काफी सारी चीजें परमानेंट होती हैं, कि लॉन्ग टर्म चलने वाली चीजें होती हैं। तो इनमें निवेश किया जाना, ठीक है, एजुकेशन देने के लिए इनमें निवेश किया जाना भी अनिवार्य है। तो यही चीज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती है। तो अगर जैसे हम देश के स्तर पर देखें तो हम उसमें देख सकते हैं। अब क्या है, जैसे इन्होंने, अब इनकी डेफिनेशन सुनते हैं। सैफ, देखो तुमने जो डेफिनेशन बोली थी, अब बोलो। सर किसी समाज या उद्योग के सुचारू रूप से सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक एवं संगठनात्मक संरचना को अवसंरचना या आधारिक संरचना, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं सर। भौतिक और एक और दूसरा शब्द आपने इस्तेमाल किया, भौतिक और संगठनात्मक, ठीक है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं जो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में यूज किए, जो कि बहुत फंडामेंटल है, बहुत रिक्वायर्ड में। डेफिनेशन परफेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, पर इनको बस समझ लेना हमारे लिए जरूरत है।
नंबर एक, हम चाहते हैं कि हमारी जो जो भी चीज हम करना चाहते हैं, कोई उद्योग है, कोई सोसाइटी, उसको मतलब हमारा देश की चीज करना चाहता है, उसे सुचारू रूप से अच्छे से वो चलती रहे, उसके लिए मूलभूत है। मूलभूत मतलब फंडामेंटल है, ठीक है। बिना इनके काम चलेगा नहीं। हम ये सोचे कि इनके बिना काम चला लें। प्लास जो है, चाहे कितना भी प्लास और टेस्टर हमारे लिए चाहे कितना भी कीमत का हो, ज्यादा या कम, परंतु वो मूलभूत चीज है, बिना उसके बिजली वाला हाथ नहीं लगा पाएगा बिजली को। है ना? अगर लगाने की कोशिश करेगा तो 1 मिनट में ही उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका फंडामेंटल चीज है। अच्छा, ये फंडामेंटल चीज भौतिक हो सकती है, फिजिकल हो सकती है। हम आमतौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे फिजिकल फॉर्मेट में ही देखते हैं। नॉन फिजिकल फॉर्मेट का क्या हो सकता है? नॉन फिजिकल डायग्राम फॉर्मेट है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर जो लेआउट सर्विसेज लेआउट सर्विसेज जो वगैरह प्रोवाइड होता है, उदाहरण बताओ, उदाहरण बताओ। हम स्कूल के ही उदाहरण से चलेंगे। स्कूल या एजुकेशन में क्या सर संगठनात्मक टीचर्स टीचर एजुकेशन सर है? टीचर्स टीचर्स जो एजुकेशन होगा एजुकेशन देते हैं। हाँ, नहीं बोलो सर इसमें संगठनात्मक। में सर आएगा। सर अध्यक्ष वगैरह जो मतलब चुने जाते बिल्कुल, जो हमारी हियरार्की है, ठीक है। सबसे ऊपर एक आदमी कोई बैठा होगा, फिर एजुकेशन ऑफिसर होता होगा, फिर एजुकेशन ऑफिसर के नीचे कुछ और लोग बैठे होंगे, इतने एजुकेशन ऑफिसर हैं 5-6। फिर एजुकेशन ऑफिसर के नीचे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे टीचर, टीचर के साथ नीचे ऊपर के लिए उसे उस तरह से ना देखना कि हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखा रहे, परंतु हम ये कह रहे कि सब टीचर, टीचर के नीचे में और टीचर के अलावा भी कोई चीज की जरूरत है स्कूल में। इस संगठन में हमने कहा, मान लीजिए डीएम को रख पीयू लेते हैं। प्यून डीएम, हो एजुकेशन ऑफिसर, प्रिंसिपल, टीचर। चपरासी। हाँ, प्यून हो सकता है सर। सर पियोन, पियून बिल्कुल बहुत जरूरी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारा पियोन, सफाई करने वाला जो है, ठीक है, जो हमारे को क्लीनिंग में हेल्प कर रहा है, ये सब भी इक्वल हमारे स्टेक होल्डर है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के। हम ये नहीं कह सकते कि केवल डीएम साहब ही इम्पोर्टेंट है, वो पियून भी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है पियून या वो सफाई कर्मचारी? वो क्या उसकी आवश्यकता है? सर वो उसका सफाई नहीं करेगा तो हेल्थ बीमारी फैलेगा सर। सफाई नहीं करेगा तो क्लास नहीं लग सकती, वहां पे गंदगी है, क्लास नहीं हो पाएगी। पियून ने ताला नहीं खोला जाके, सारे बच्चे बैठे हैं, छुट्टी हो गई। ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल बाकायदा होता है कि मान लो पियून नहीं आ पाया, स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। तो ये सब यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एक मतलब यहाँ पे लोग लोग हैं और जो एक संगठित रूप से काम कर रहे हैं। इनको आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। इनमें से हर आदमी इंपॉर्टेंट है, डीएम भी इंपॉर्टेंट है जो उस पूरे स्ट्रक्चर को ऊपर से ओवरलुक सुपरवाइज कर रहा है। एजुकेशन ऑफिसर की अपनी भूमिका है, प्रिंसिपल की अपनी भूमिका है, वो जो टीचर डायरेक्टली पढ़ा रहा है उसकी अपनी भूमिका है, पियन, पेरेंट्स, पेरेंट्स को भी इसमें हमें जोड़ना चाहिए। बिना पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स, बिना इनके भी एजुकेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरा नहीं होता। इस स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस, ये लोग अलग अलग तौर पे किसी काम के नहीं है। हो सकता है ये हो, एक का नाम राम, श्याम, हनुमान और जो कुछ भी हैं, ये 10 लोग हैं, एक जगह पे आप इन सबको बिठा देंगे, ये यूजलेस है। इनको एक सिलसिलेवार तरीके से एक सिस्टम के अंदर बंधे हुए होना जरूरी है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसीलिए ये संगठनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हो सकता है हमें लगे कि कहीं दिख तो रहा नहीं है, ठीक है, हर एक आदमी अपना अपना काम कर रहा है, पर ये काम जो डिफाइंड है और ये स्ट्रक्चर काम करता रहेगा, इसमें से कोई भी कहीं भी गायब होगा तो हमारे स्कूल के काम प्रभावित हो जाएगा। तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ हम देखते हैं? हम हमारे अगर देश के स्तर पर, अगर मैक्रो स्तर पर देखें, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, तो हमारे को क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जैसे हमने कहा कि भाई हमारे को अपने देश का इकोनॉमी $5 ट्रिलियन करना है, ये हमारा उद्देश्य है।
अब हमें ये करने के लिए, ये तो ऑब्जेक्टिव हुआ, इस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए हमें लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, वो सब जरूरी है। पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या जरूरत पड़ेगा जिसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लोग चाहे फैक्ट्री लगाएं या काम करें, और उससे पहले भी एक चीज की, भौतिक चीजों की आवश्यकता है। वो क्या क्या रहेगी? किसी भी देश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है? सर बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, रेलवे, रोड, रेलवे, ब्लैक बोल्ट, एनर्जी, ठीक है, हमारे जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, गांव में जो चीजों की आवश्यकता है, ग्रामीण चीजों की, फिर हमारा एनर्जी हो गया, इरिगेशन, गांव की ही बात कर रहे हैं तो इरिगेशन फैसिलिटी, क्योंकि गांव में अगर फसल में पानी लगेगा तभी फसल उगेगी, और फसल उगेगी तो गांव का विकास होगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या चीज? स्टोरेज फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटी जिसकी अभी हमने बात की थी। तो ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें आवश्यकता है यदि हम देश को विकसित करना चाह रहे हैं। पर अभी अगर हम इस लिस्ट को अपनी याद करें तो इसमें ज्यादातर किस तरीके की चीजें दिखी थी? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसकी हमने बात की। हम जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि फिजिकल चीजों को, जो चीजें बाकायदा दिखती हैं, जो चीज मतलब जिनको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। परंतु जिन चीजों को हम फील नहीं कर सकते उस तरीके टेंजिबल की, एसेट्स, ये टेंजिबल है। बहुत ठीक बात की, ये टेंजिबल है, हमारे शरीर के जो सेंसेस हैं उनके द्वारा डायरेक्टली परसीव की जा सकती हैं। परंतु नॉन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब क्या हुआ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके उदाहरण दीजिए आप। सर स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटल, एजुकेशन, हेल्थ, वेरी गुड। जुडिशरी, पुलिस, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, गुड। ठीक, तो बहुत अच्छा आप लोगों ने उदाहरण दिया, ठीक है। ये सब भी असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी क्या है कि मतलब इस यहाँ पर मैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैं एक और, जैसे अब हमने यहाँ पर कहा ये इंडस्ट्री बननी चाहिए, फैक्ट्री लगनी चाहिए, यहाँ एक और भी जरूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर मैं एक दो चीज यहाँ ऐड कर दूं जिनके ऊपर बात नहीं होती है, मॉरल ऑर्डर, लॉ अबाइडेंस, जैसे एजुकेशन, शिक्षा होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए बेहतर। जितना अच्छा गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन होगा उतना जो है हम विकास कर पाएंगे, क्योंकि वो चीजों को फैसिलिटेट करता है। जुडिशरी, लोगों के बीच में विवाद होते रहते हैं, तो उन विवादों को सुलझाने के लिए एक हमारा स्पीडी सिस्टम होना चाहिए। पुलिस, अच्छी पुलिस मौजूद होनी चाहिए। अब पुलिस किस प्रकार से जो है कैसे प्रभावित कर सकती है, पुलिस और जुडिशरी कैसे हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं, बताओ, किसी भी क्षेत्र के। सर अगर जुडिशरी लॉ बनाती है तो पुलिस उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए काम कर सकती है। ये फंडामेंटल गलती मत करो। जैसे एग्जांपल के लिए, जुडिशरी लॉ नहीं बनाती सर। उसका काम नहीं है, लेजिस्लेचर का काम है जो लॉ बनाना, ध्यान रखो। हमारे सॉरी व्यवस्था के अंदर में क्लियर कट है, जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है और उसको डिसाइड करती है। कभी कभी विवाद होता है तो उसका काम ये, ठीक है। फिर भी तुम कैरी ऑन। अभी मुझे एक उदाहरण बताओ कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, औद्योगिक विकास में पुलिस और जुडिशरी का क्या रोल हो सकता है? पहली बात, क्या इनका कोई रोल है, और अगर है यस क्या है, बताओ। सर पुलिस एक तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। ओके,
उससे एक क्या तो होगा? ये हो सकता है सर कि इंडस्ट्रीज में सर वो जो अपॉर्चुनिटीज कुछ लिमिटेड लोग। संगठनात्मक ठीक है, उसे संरचना बोलने था देते, उसमें। दीपक को बोलने देते। एक आदमी बोला को, जब एक बोल रहा है तो लेट हिम फिनिश फर्स्ट। मुझे ऐसा लगता है कि सर हमारे देश में अपॉर्चुनिटी की कमी है, तो लोगों को अगर पुलिस अच्छा से काम करती है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ लोगों को अपना स्टार्टअप करने के लिए या डेवलप करने के लिए। ठीक है। किसी ने बोला था लॉ एंड ऑर्डर नाम का शब्द इस्तेमाल किया। अब यहाँ फंडामेंटल सवाल ये आता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक फैक्ट्री लगाने के लिए हमें क्यों चाहिए? क्या वास्तविक में चाहिए या ये केवल एक हवाई बात है? तो मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे देश में एक शहर है जिसका नाम है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। आप में से काफी सारे से परिचित हो सकते हैं और नजदीक से भी परिचित हो सकते हैं। इस शहर की कहानी ये है कि आज से 50, 60, 70 साल पहले इट वाज अ रिलेटिवली फार बेटर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड सिटी। ठीक है, आप में से जो भी थोड़ा बहुत कानपुर को जानते होंगे, आज से 40, 50, 60, 70 साल पहले ये अच्छा औद्योगिक शहर हुआ करता था। परंतु मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि औद्योगिक नहीं है, पर उसका जो औद्योगिकरण है वो रिलेटिवली कम होता गया, या वो इस औद्योगिकरण की दौड़ में पीछे होता गया। ऐसा क्यों हुआ? वो अपने आप पे केयर नहीं किया क्योंकि बहुत पॉल्यूशन। बहुत बड़ा कारण लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, कानून व्यवस्था। जैसे हमारे कोई एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, अब वहां पर लोग पहुंच जाते हैं। जैसे नोएडा क्यों डेवलप कर गया, बहुत से शहर नहीं डेवलप कर पाए, एक बड़ा कारण लॉ एंड ऑर्डर भी है। पुलिस ही हफ्ता मांगने आ जाती है, पुलिस हफ्ता नहीं मांगने आती तो कानून वाले और जो लोग हैं वो आ जाते हैं, वो तमाम तरीके से तंग करने पहुंच जाते हैं। ठीक है, पैसा मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं। जैसे हम वैसे बहुत सारे हमारे साथी हम लोग जो है बिहार से आते हैं। अब बिहार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक ना होने का एक बड़ा कारण, इन्वेस्टमेंट्स वहां ना होने का बड़ा कारण, एक महत्वपूर्ण कारण, बड़ा तो चलो मैं नहीं बोलता हूँ, पर एक महत्वपूर्ण कारण वहां पर एक परसीव एक ऐसी अवधारणा बन जाना है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी नहीं है। फिरौती मांगना या इस तरीके की चीजें होना वहाँ बहुत सामान्य है, तो जिसके कारण कोई भी आदमी वहां पर निवेश नहीं करना चाहता। ये कारण ठीक है या गलत है? ठीक है ये सर, सर ठीक है ठीक है सर। सर, वहां पे सर गरीब लोग सर इंक्रोचमेंट भी कर लेते हैं लैंड पे। लैंड पे एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, पैसा फिरौती होता है, मंथली मांगा जाता है कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। ये सब चीजें वहां पर होती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर, हमें चाहे कैसे भी लगे, लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, विकास के लिए। एजुकेशन, हेल्थ तो हम जानते ही हैं। जुडिशरी का अपना बड़ा रोल है। जुडिशरी का क्या रोल है? सर जुडिशरी वॉच करती है कि लॉ एंड ऑर्डर में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के बियॉन्ड भी जाती है जुडिशरी, जो कि मतलब मैं जहां पर इस पर आऊंगा, मैं इस बिंदु पर कि यहाँ पर ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और शायद आप सहमत भी होंगे। जैसे जुडिशरी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है विवाद को सुलझाना। जब भी कोई विवाद होता है तो सर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सुलझाना। उसे अभी दो नेगोशिएट कंपनियां करती है। हैं, तो उसमें सरकार नहीं इन्वॉल्व है, दो कंपनी है। एक कंपनी ने किसी से पैसा लिया और उसने कहा कि आप हमें दीजिए, हम आपको इतने समय बाद इतना 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया देंगे, आप हमें माल भेज दीजिए। अब बाद में उन्होंने वो पैसा नहीं दिया, तब क्या करेंगे वो लोग? कोर्ट कचहरी जाएंगे। उठ जाएंगे। कोर्ट कचहरी में क्या होता है? कोर्ट सर अगर कचहरी जल्दी से। इस प्रकार के केसेस को सिविल केस कहा जाता है। यस सर। और सिविल केस की हमारे देश में, वैसे तो क्रिमिनल की भी उतनी बुरी स्थिति है, पर सिविल की और ज्यादा बुरी स्थिति है कि सिविल केस का निपटारा हमारे कानून के उसमें, एक तो ये कानून महंगा बहुत है,
10 लाख का कानून है, 5 लाख तो वकील फीस मांगेगा। 1 लाख का वो है, उस केस पे कोई वो ही नहीं करेगा। 1 लाख रुपया मान लीजिए आपने किसी से व्यापार किया और उसने कहा कि ठीक है आप सामान भेज दो, हम आपको 1 लाख रुपया दे देंगे। आपने सामान भेज दिया, उसने 1 लाख रुपया नहीं दिया, अब आप क्या करेंगे? आप कोर्ट में जाएंगे, शिकायत करेंगे, पर वहां पर ये केस एक सिविल केस बन जाएगा। और कितने सालों में डिसाइड होते हैं सिविल केस? कितने साल की पेंडेंसी है हमारे देश में? शायद 30 कह साल नहीं लग जाते सकते सर, सर। मिनिमम 6-7 साल। मिनिमम 30 साल। तो आज 3 अगर साल। मुझे 1 लाख रुपए किसी से रिकवर करने हैं तो मुझे 30-40 साल तक लग जाएंगे, जिसमें मेरी जो वकीली फीस ले लेंगे वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा? कहूंगा छोड़ो यार। अगर बड़ा आदमी है तो वो उस नुकसान को आंख बंद करके झेल जाएगा, और जो छोटा आदमी है वो व्यापार का बंद करके बैठ जाएगा। तो हमारे देश में जो हमारी जुडिशरी है, जो न्याय व्यवस्था है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। कोई भी चीज है हमारे देश में, देखिए तमाम तरीके की ऐसी समस्याएं हम देखते हैं। बैंक परेशान है कि लोग उनके लोन ले लेके भाग रहे हैं। वो अपने तमाम तरीके के नए नए कानून बनते रहते हैं, पर होता कुछ नहीं है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यहाँ पर वो कानून को लागू करने की व्यवस्था ही नहीं है। मैं बैंक से किसी के पास जाता हूँ और कहता हूँ आप मुझे 10 लाख 20 लाख रुपए दे दो, लेकर भाग जाता हूँ। ऐसे बाकायदा लोग हैं जो यही काम करते हैं, जो इसी धंधे को करते हैं कि लोन लेके भाग जाना। अब ऐसे में बैंकिंग व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बहुत से बैंक हमारे डूब रहे हैं। अधिकारी, जो बैंक के अधिकारी लोग हैं, वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। वो भी अपना हिस्सा ले लेते हैं, कहते हैं ठीक है तुम्हें 10 लाख का लोन दिला देते हैं, 2 लाख रुपया हमें दे दो, देना मत देना तुम जानो। ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो ये बहुत प्रभावित करती है। हमारे यहाँ पर नोएडा, बहुत सारे क्षेत्रों में ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लाखों लोग हैं जिनसे लाखों लाख रुपया ले लिया गया, ये कह कर के आपको मकान बना के दिया जाएगा, बिल्डर फ्लैट जो होते हैं वो दिए जाएंगे, और वो अभी उनको सालों से वो चीज नहीं मिली है। केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है जो हमारे देश में है, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जिसको कोई हम बात नहीं करते। जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर जुडिशरी जब तक सेटल नहीं होगी, क्योंकि व्यापार में लेन देन होगा, तो लेन देन, और जब लेन देन होगा तो झगड़े भी होंगे। झगड़े होंगे तो किसी को सुलझाने का स्पीडी मैकेनिज्म, ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए के लिए आप 1 लाख रुपए फीस लेंगे, कोई नहीं दे पाएगा। एक छोटा कोर्ट अदालत कुछ रखिए, तुरंत उसका निपटारा करिए और उस फैसले को लागू करवाइए कि भाई उस आदमी को अगर उसका बनता है तो उसे वो पैसा पैसा दिलवा दीजिए। अगर ऐसी सर व्यवस्था। तो ये सब सर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होता होगा ना? कहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट है हमारे देश में? निर्भया कांड जो फेमस केस था, निर्भया केस, ठीक है, सर सेशन कोर्ट। ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है केवल कुछ क्रिमिनल केसेस, खास क्रिमिनल केसेस के लिए बनाए गए थे। वो फास्ट ट्रैक केसेस में भी 5-6 साल से का समय लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट का। मतलब ये यस किसी, सर। और मैं ये चर्चा करूंगा, भारत में इस पक्ष पर हम नहीं देख रहे हैं। भारत में आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, एक संस्थान है जो कि जस्टिस इंडेक्स बनाती है। जस्टिस इंडेक्स ही बोलते हैं शायद उसे। मतलब जो ओवरऑल न्याय की क्या स्थिति है, भारत की स्थिति जैसे और चीज इंडेक्स है उस तरीके से उसमें भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है, जीरो भी नहीं है। परंतु एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, भारत के अंदर में जो न्याय मिलने का एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम टेकन फॉर जस्टिस इज सेकेंड लोएस्ट फ्रॉम बिलो, नीचे से दूसरा सबसे कम है। सबसे कम अफगानिस्तान में। अगर पूरे दुनिया के सभी देशों को ऐसे में सूचीबद्ध कर दूं, ठीक है, तो हमें न्याय सर मिलने में जितना सर एवरेज टाइम लगता सर है, सर तो पूरी एवरेज दुनिया सर पूरी दुनिया में इंडिया रैंक 79th इन द वर्ल्ड जस्टिस में सर। जस्टिस में है ना 79, परंतु इसका एक हिस्सा है वो इसमें बताने जा रहा हूँ। परंतु हम अफगानिस्तान से बस सेकंड लास्ट है।
मतलब अफगानिस्तान जहाँ कोई गवर्नेंस नहीं है, हम बस अफगानिस्तान से ही बेटर है, इतना ज्यादा टाइम हमारे जुडिशरी सिस्टम में लगता है। जबकि हम जस्टिस में ठीक है और कई पैरामीटर्स में बेहतर करते हैं, पर इस पैरामीटर पर इतना ज्यादा बुरा करते हैं। और स्टिल जो हमारे देश में 3.5-4 करोड़ केसेस की पेंडेंसी है और हमारा कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। ये हमारे देश में एक बाकायदा मैकेनिज्म बन गया है मिस गवर्नेंस का। जुडिशरी कोई भी काम करिए, गड़बड़ करिए, कोर्ट पहुंचिए और वो मामला, कोई भी मामला जो है अगर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटल नहीं करा पाए तो वो कभी सेटल नहीं हो पाएगा। सबसे बढ़िया डेनमार्क, कोलेजियम नॉर्वे। सिस्टम, सर कोलेजियम ट्राइब्यूनल सिस्टम के सिस्टम सर प्रॉब्लम हो रहा है क्या? है ना? क्या चीज, कौन सा सिस्टम? सर कोलेजियम ट्राइब्यूनल सिस्टम हटा दिया जाएगा तो समस्या का हल हो सकता है। कोलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम इस समस्या से दूर दूर तक, कॉलेजियम सिस्टम एक अलग ही चीज है। कॉलेजियम सिस्टम का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे कोर्ट में सबसे पहली इस बात का रियलाइजेशन है कि इसको सुलझाया जाना चाहिए। अभी तक हमारे देश में इस चीज को लेके कोई रियलाइजेशन ही नहीं है। हमारा रियलाइजेशन सबसे पहले हम इसे रियलाइज करें। जब रियलाइज कर लेंगे तो इस पर काम करें। कई चीजें इस पर की जानी चाहिए, पर संभव उसमें पॉलिटिकल डिसइंटरेस्ट शामिल है। हमारे पॉलिटिशियन कभी न, क्योंकि जिनको इसको करना है उस तबके का इसमें नुकसान है, क्योंकि वो इसको एक महत्वपूर्ण टूल के तौर पे देखता है, जिससे अभी जो हमारे बहुत सारे नेतागण हैं उनके ऊपर तमाम प्रकार के केसेस चल रहे हैं। यदि वो जल्दी उनका निपटारा होगा, जैसे एवरेज समय जैसे जो विकसित देश है वहां यदि कोई क्राइम होता है तो 3 महीने तक, 3 से 6 महीने में न्याय हो जाता है, मतलब सजा मिल जाती है। सर डेनमार्क में सर जल्दी हो जाता है, डेनमार्क में और जल्दी भी हो जाता है। एवरेज समय जो डेवलप्ड कंट्रीज में लगता है, मान लीजिए आज कोई अपराध हुआ, आज रेप की घटना हुई, 3 से 6 महीने के उसमें, ज्यादातर मैंने इनका अध्ययन किया था, 3 से 6 महीने के भीतर में उसे सजा मिल जाती है। ना केवल वो केस की सुनवाई होती है, सुन लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, सुनवाई हो जाती है, उसकी सजा शुरू हो जाती है, जो भी उसे सजा मिलनी है। ये बहुत बड़ा कारण है वहां अपराध ना होने का। भारत में क्या है, अगर आज आप अपराध करते हैं, आज अगर सर मैंने तो कोई यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले इंटरफेयर नहीं करते वो सजा जो देता है? तो कौन? ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ पर? वहां हाँ सर, वो सजा जो पाते हैं तो उन पे सर ह्यूमन राइट्स वाले कुछ भी नहीं अपना सजेशन देते या कुछ बोलते हैं? क्यों ह्यूमन राइट्स वाले क्यों देंगे? किसी ने रेप किया, भाई ऐसा नहीं है कि इन विकसित देशों में ऐसे अपराध की घटनाएं नहीं होती, यदा कदा होती हैं। तो वो जो अपराध की घटना होगी तो उस पर तो कानून के तहत उसको सजा दी जाती है। केस चलता है, जज सुनता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जज सुनता है, अपील होती है और उसके बाद डिसाइड हो जाता है कि भाई इस आदमी को 10 साल की सजा दी जानी चाहिए, 20 साल की सजा दी जानी चाहिए। उसमें ह्यूमन राइट क्यों आएंगे बीच में? मैं समझ नहीं सका आपका सवाल। या तो सर उन पे भी नहीं तो सर, सेम वो काम। यहाँ इंडिया में जैसे किसी को सजा होता है तो वो ह्यूमन राइट्स वाले बोलते हैं कि इन्होंने रेप किया तो ये सरकमस्टांसेस होंगे, ये होंगे, तो ऐसा ऐसा उस नहीं बोलता, ऐसा नहीं बोलता, ऐसा ह्यूमन राइट कहाँ बोलता है? सर ऐसा ह्यूमन ये राइट बोलता है? हमारे देश में ये है कि हमारे देश में अपराध और सजा का कोई कनेक्शन नहीं है। सर वो ह्यूमन हमारे राइट वाले देश में जब जेल वो में गलती। अंडर ट्रायल लोग बैठे हुए हैं, 60% से भी ज्यादा, 70% तक अंडर ट्रायल। जिनको सजा मिलनी चाहिए वो नहीं है हमारे यहाँ जेल में, अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल का मतलब क्या होता है? अभी केस जिस चल रहा है, केस की सुनवाई चल रही है, अभी ये नहीं पता है, अभी जज ने ये नहीं कहा है कि ये इसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस आदमी के पास, अंडर ट्रायल के पास, अपने जमानत करने के लिए वकील नहीं है या पैसा नहीं है, तो इसलिए वो जेल में बैठा हुआ है। अभी हमने कुछ समय पहले वो आर्यन खान का केस देखा। ऐसे हजारों केस हैं जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन स्टेज में ही आदमी सालों के लिए जेल में बंद है, जो गलत है, जो ये अपराध है। ये जो है ये ह्यूमन राइट का इशू है। अगर अंडर ट्रायल को, किसी भी अंडर ट्रायल आदमी को जिसका आपने अभी तक
ये नहीं तय किया है कि उसने अपराध किया है नहीं किया है। ये तय करने का अधिकार केवल जज को है। जज केस सुनेगा और तब फैसला करेगा। ऐसा नहीं कि किसी पुलिस वाले ने कह दिया कि इन्होंने रेप किया है तो अब इनको रेप के लिए जेल में डाल दीजिए। गलत है, बिल्कुल गलत है। आप उसको देने का अधिकार जो है एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किस लेवल का होता है पुलिस में, पता है आपको? कभी कभी कांस्टेबल रैंक का अधिकारी, हेड कांस्टेबल रैंक का अधिकारी। अब एक हेड कांस्टेबल या एसआई रैंक का अधिकारी किसी भी आदमी को अपने प्रेशर के कारण भी खड़ा कर देता है। उसके ऊपर उसका एसपी या उसके अधिकारी गण प्रेशर डाल रहे, वो किसी को भी खड़ा कर देगा कि भाई इन्होंने मर्डर किया है, बाद में देखा जाएगा, क्योंकि वो केस चलना तो 20 साल तक है। बहुत फेमस केस है, 2-3 केस मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप में से सबको याद होगा सलमान खान। यस सर, ब्लैक बक को मार दिया था। केस है ब्लैक बक केस, हिट एंड रन केस और हिट एंड रन केस। इन दो की बात कर लेते हैं। ये कब हुए थे, किसी को याद है? सर ये हुआ था सर सर ब्लैक बक वाला तो 90s में मामला हुआ था सर। हिट एंड रन मामला उसमें हुआ था, क्योंकि मेरा जन्म भी उसी साल का है तो याद रहता है सर। कितना है, कब का है आप बताओ? सर 1997। 1997, बताओ। ये केस जब सलमान खान जैसा उस पर आरोप था कि सलमान खान ने 6-7 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसमें से कुछ मर गए थे। आई थिंक अभी तक भी इस केस का फाइनल फैसला नहीं हुआ। 23 साल की इनकी उम्र, 23 साल हो चुकी है। आज तक भी ये तय नहीं हो पाया कि क्या सलमान खान ने उन पर गाड़ी चढ़ाई थी नहीं चढ़ाई थी। जितने विटनेस थे वो मर गए, सब कुछ हो गया। अगर सलमान खान पर उसी समय केस चलता 3 महीने तक, 3 महीने या 6 महीने में सजा सुना दी जाती, जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सलमान खान ने किया था नहीं किया था। आज 23 साल बाद इसको साबित किया जाना क्या संभव है? जो जिन लोगों ने देखा था वो भी मर गए, नो सर। जो पुलिस वाला था वो भी मर गया, सब कुछ मर गए। 23 साल बाद भी अभी वो केस कुछ पता नहीं है। ऐसे ही, ऐसे एक नहीं हजारों केस हैं। ये तो 1-2 उदाहरण है। मैं इसलिए सलमान खान का नाम लिया क्योंकि सबको ये सेलिब्रिटी होने के कारण ये सब केस याद रहते हैं। बाकी एक आम नागरिक के केस, अभी मान लीजिए सलमान खान एक फिल्म स्टार ना होकर एक मामूली मजदूर होते। सर किसान आंदोलन पे जो गाड़ी अभी चला दिया है मंत्री का बेटा है, और वो बाकायदा वहां पर उस समय किसी कारण से खड़ा हुआ था। पुलिस वाले को किसी की आवश्यकता है, उसने उसको नामजद कर दिया। उसने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया ये सलमान खान ने इसको मारा है। तो क्या होता, वो सलमान खान एज अ अंडर ट्रायल आज भी शायद जेल में बैठा होता। अभी उसका केस भी नहीं सुना गया, अभी उस पर सजा नहीं हुई, ये नहीं पता कि उसने मारा भी था नहीं मारा था, परंतु आज वो सलमान खान जेल में बैठा हुआ होता। और तब क्या ये एक ह्यूमन राइट इशू नहीं बनता? अगर हिट एंड रन केस में मैक्सिमम पनिशमेंट हो भी जाएगी, कितनी सजा होगी हिट एंड रन केस में? एक्सीडेंट करने का केस है, अगर मान लीजिए होमिसाइड का केस भी लगाते हैं तो शायद इसमें 7 साल की सजा सलमान खान को होती है ना, भारत के अंदर में, क्योंकि ये वो वाला कानून वो नहीं है, इंटेंशनल मर्डर नहीं है। सलमान खान ये सोच के नहीं गया था कि मैं वहां जाऊंगा लोगों को मारूंगा। तो इसमें अधिक से अधिक सलमान खान को 7 साल की सजा होनी चाहिए थी। पर क्योंकि सलमान खान एक मामूली मजदूर है, 23 साल से 20 साल से वो जेल में पड़ा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे सलमान खान हैं जो हमारे देश की जेलों में पड़े हैं। क्या ये ह्यूमन राइट इशू नहीं है? जिस अपराध है। अगर जिस अपराध की सजा हो भी जाती तो भी 7 साल होती। तो हमारा ये ह्यूमन राइट नहीं है कि एक सलमान खान ये है जिसने वो अपराध किया, आज भी वो फिल्म स्टार बना हुआ बैठा हुआ है। अगर उसने अपराध किया है तो उसकी बहुत सी मूवियां हैं, बहुचर्चित आदमी है। और ऐसे सलमान खान एक नहीं है, हजार, मतलब लाखों की संख्या में सलमान खान है भारत के अंदर में। जिधर नजर डालोगे आपको सलमान खान दिखाई देंगे। जितने हमारे काफी सारे राजनीतिक नेता हैं उनका भी सेम प्रोफाइल है।
वो अपराध करते हैं और अपराध करके घूमते हैं आराम से। और ऐसे भी सलमान खान हैं जो हमारे जेलों में बिना कारण से, तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर हम ये काम सर कर रहे हैं। सर इसका केस सर एक है गुजरात में जो संजीव भट्ट IPS संजीव भट्ट के साथ भी हुआ था, ऐसे तरह वो भी है सर। बहुत सारे, मतलब ये ऐसे तो मतलब लाखों या उससे भी ज्यादा करोड़ों तक की संख्या पहुंच जाएगी जैसे केस लोगों के ऊपर घूम रहे हैं। तो अब ये बताइए कि क्या ये, अब हम अपने वापस सवाल पर आ जाते हैं कि क्या जुडिशरी एक अनिवार्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? है सर। नो डाउट। संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और एक आखिर में काफी मतलब इस चीज पर काम करते करते अंत में मैं आता हूं मोरालिटी पर, मॉरल ऑर्डर पर, नैतिकता पर। क्या नैतिकता एक आवश्यक संरचना है, एक एसेंशियल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है? यस सर है। सहयोग, हमारे यहाँ पर हम लोग सहयोग करने में बड़े कंजूस हैं। सेवा, प्रेम, अगर हम मतलब अभी से रिलीजियस मत लीजिएगा कोई भी, अगर हम क्रिश्चियन मिशनरीज की बात करें, मैं किसी धर्म की इसमें कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियन मिशनरीज को मैं ये देखता हूँ कि क्रिश्चियन मिशनरीज आज से 100 साल पहले या उससे भी पहले, जब आज भी उनमें से आज भी बहुत सारी मौजूद हैं, उस समय भी जब बहुत मुश्किल हालात थे, इंटीरियर के गांव में जाकर, दूर दराज के इलाकों में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे, एजुकेशन के लिए काम करते थे, उनकी ज़रूरतों के लिए हॉस्पिटल खोलते थे। काफ़ी सारा जो गांव का जो पुराने इलाके हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, इनएक्सेसिबल एरिया हैं, वहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशन और हेल्थ जो है वो इनके द्वारा, ऐसे लोगों के, ऐसे रिलीजियस, उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज भी हो सकते हैं, अन्य संप्रदाय पर क्रिश्चियन मिशनरीज का एक महत्व। तो क्या किसी भी समाज को बनने के लिए सहयोग एक एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है? ये जो भावना है, सेवा भाव, है सर। प्रेम भाव, जब किसी भी समाज में ये होता है, प्रेम भाव होता है, सेवा भाव होता है, जैसे सिख समाज है, सिख समाज में हमें एक काफी बड़े स्तर का, बड़े लेवल पर सेवा भाव दिखाई देता है। कहीं भी कुछ भी मुसीबत आएगी, कोरोना में मतलब तमाम हमारे बहुत सारे ऐसे वो हैं, पर किसी का नाम हमें सुनने को नहीं मिला। हमें सरदार गुरुद्वारों के नाम मिलने को शुरू किया उन्होंने। ऑक्सीजन लंगर, कोई सोच भी नहीं सकता इस तरीके का भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, बट उन्होंने किया जो भी है। उस समय जब बीमारी का दौर था, जब कोई हाथ लगाने को भी तैयार नहीं था, वो अपने, इसमें लाइफ का भी रिस्क है, उनकी अपनी खुद के जीवन का भी रिस्क था, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन लंगर लगाना और ऐसे अजीब अजीब काम करना, ये क्यों कर पाते हैं? इस सेवा भाव के कारण, इस इन सभी भाव के कारण हमारी सोसाइटी में नैतिकता एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। हम नैतिक और अनैतिक के बीच में भेद करना भूल गए हैं। क्या गलत है, क्या सही है? अगर सभी लोग गलत करने लग जाएंगे तो क्या सामाजिक ऑर्डर, सोशल ऑर्डर बचेगा? सर नो सर, नहीं बचेगा ये। सब कोई झूठ बोल रहा है, हम 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग झूठ बोलते हैं, तो क्या हम किसी एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? मैंने आपको कहा कि मैं आपको फ्री एजुकेशन दूंगा और ना दूं, और ऐसे हजारों लोग हो जाए, तो क्या आप किसी पर विश्वास करेंगे? आप सोचेंगे कि अरे सब ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं करता कोई, नहीं कुछ है, ये सब लोग जो है बोलते रहते हैं। इससे क्या होता है, नुकसान क्या होता है? कोई किसी पे भरोसा नहीं कर पाता है। सोशल ऑर्डर सर खत्म हो जाएगा। सोशल ऑर्डर हमारा खत्म हो रहा है। हमारी सोसाइटी में बहुत बार मैं देखता हूँ, हम चाह कर भी लोगों की सहायता नहीं कर पाते हैं। और एक बड़ा कारण उसमें ये है कि आपको ये नहीं पता चलता कि क्या इस आदमी को वास्तव में आवश्यकता है या ये केवल मांग रहा है। हम सड़क पर, आप लोग बहुत बार जाते होंगे, सड़क पर आप बहुत बार देखेंगे कि लोग
पैसा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कोई कह रहा है कि मैंने खाना नहीं खाया है। और काफी इनमें से प्रोफेशनल भी हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो मांगने वाले लोग होते हैं। अब आपको ये समझ नहीं आता कि यार मैं इसको दूं या ना दूं। उसके चेहरे पर आपको बहुत ज्यादा भाव, पर आप जैसे ही वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे चौराहे से, तो देखेंगे वो पीछे खड़ा होकर हंस रहा है। ठीक है, वो केवल उस समय का जो है, जैसे वो हाथ पैर फिल्मों में भी हमने देखा है और वास्तविकता में भी देखते हैं कि वो अपने को हाथ पैर ऐसा दिखाता है कि जैसे उसका हाथ है नहीं, पर उसके होने के बाद तुरंत वो ठीक भी हो जाता है। तो ऐसे में जो धोखा देने की जो प्रवृत्ति है, जो कि बहुत स्तर पर है हमारे यहाँ, हम लोग एक दूसरे को पैसा देने में बड़ा कतराते हैं। अगर किसी को आर्थिक आवश्यकता हो तो हमें डर लगता है कि यार ये पैसा देगा भी या नहीं देगा वापस। क्योंकि हमारे देश में, हमारे मतलब हमारे सोसाइटी के अंदर में ये जो सोशल ऑर्डर है ये कमजोर हो रहा है, नैतिकता का भाव बहुत कम होता जा रहा है। और इससे भी शायद हमारा समाज प्रभावित होता है, शायद नहीं, पक्की तरह से। आप सभी शायद इससे सहमत होंगे कि हम जो है इन सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी प्रभावित होते हैं। और आज के समय में मतलब जिस चीज से मैं थोड़ा सा हर्ट होता हूँ कि सारा फोकस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है, जिसका भी अपना कारण है। नेता लोग पुल बनाना, सड़क बनाना, इन पर ज्यादा फोकस करते हैं। स्कूल बनाना या स्कूल चलाना, बनाना नहीं चलाना, या हॉस्पिटल चलाना, ये हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। या ये सारी चीजें जैसे जुडिशरी है, ऐसा नहीं है इसका हल संभव ना हो। अगर अगर मतलब मेरे को ही कोई काम दे, तो मुझे लगता है कि अगर कोई 30 साल की आज हमारे पास पेंडेंसी है, थोड़ी सी अगर हम मेहनत करें तो कुछ सालों में, अगले 5 सालों में ही ये पेंडेंसी 5 साल से कम की हो जाएगी। सभी केस 5 साल में सुलझाए जा सकते हैं। और अगर थोड़े और लंबे समय तक हम ढंग से करें तो सभी केसेस को 1 साल के अंदर में, मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर में हर केस को सुलझाया जा सकता है। ये बिल्कुल आसानी से संभव है और मैं इसका रोड मैप भी दे सकता हूँ, परंतु उसका शायद फोकस हमारे पास मिसिंग है। क्योंकि हमारा फोकस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे जो तत्व हैं, पॉलिटिकल तत्व हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। फ्लाईओवर बनता है, लोगों की कमाई होती है। ब्रिज बनता है, लोगों की कमाई होती है। ठीक है, जैसे ये 1 लाख करोड़ खर्चा होता है, लोगों को उसमें अपने हित दिखते हैं। परंतु सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, एक स्कूल चलाने में, एक कॉलेज चलाने में जो निवेश है वो पैसे से अधिक होता है। खाली पैसा खर्चा कर देना, स्कूल चला देना नहीं होता है, उससे अधिक होता है। परंतु उस ओर हमारा फोकस कम है। तो हमारे उसमें आप लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि थिंक ओवर कि हम क्या कैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी चीजें मेरे विचार से लागू होंगी। कुछ ऐसी चीजें भी मैंने ऐड की जो कन्वेंशनली हम ऐड नहीं करते हैं। तो हमारा एनआईपी जो था, वो एनआईपी में बस जो है फोकस हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, जो कि अनिवार्य है। निश्चित रूप से वो भी अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि ये गैर जरूरी है, इसकी आवश्यकता है। तभी हम जो है बेहतर वो विकास कर सकते हैं। इसमें हम प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन, ये सारे काम इस एनआईपी कार्यक्रम में करेंगे। और ये हमारे, इसके लिए हमें जो चैलेंजेस हैं, जो इसके सामने प्रॉब्लम्स हैं, वो यही हैं कि एनआईपी कार्यक्रम के लिए हमें सबसे पहले इसको फाइनेंस कैसे किया जाना है, इसकी आवश्यकता होगी। इसमें हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। व्हाट इज पीपीपी मॉडल? गवर्नमेंट के साथ कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इन्वेस्ट करें। हाँ, ठीक बात। तो हम जो अभी के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हमने कहा कितना पैसा हमें खर्चा करना है, 102 लाख करोड़, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। भारत का जो टोटल बजटरी रेवेन्यू है वो 30-35 लाख करोड़ है, जिसमें बहुत सारा अनिवार्य खर्चा भी होता है, जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेंगे। सारा जितना भी पैसा हम खर्च करते हैं वो भी 35 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं है।
ये इसमें हमें बहुत कुछ खर्चा करना है, इंटरेस्ट का पैसा देना है, इसमें हमें डिफेंस में खर्चा करना है, एजुकेशन, जितने भी तमाम खर्चे हैं वो इस 35 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ के भीतर में हमें करना होता है। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं है। ये मैक्सिमम हम इस 35 लाख करोड़ में से 4-5 लाख करोड़ 3-4 लाख करोड़ ही दे पाएंगे, अगर हम देना भी चाहें फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और हमें चाहिए कितने, 102 लाख करोड़, जो कि मतलब ये 3-4 लाख करोड़ से 30 गुना ज्यादा अधिक हुआ है। तो फिर ये काम कैसे होगा? तो ये काम में हमें सरकार के अपने रेवेन्यू के हिसाब से जो प्राइवेट लोगों के पास पैसा है उसे भी इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता है। सरकार अपना पैसा अगर नहीं लगा सकती तो लोगों से, जो उनके पास धन है, उनसे करे कि आप निवेश कीजिए और उससे आप जो है प्राप्त कीजिए, पैसे को प्राप्त कीजिए। तो ये पीपीपी मॉडल हमारा है, जिसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि सरकार और प्राइवेट पार्टीज, जो प्राइवेट लोग हैं, वो मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसे मॉडल के लिए काम करें। प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज ये एक प्रोसेस है, ये भी जो है पीछे काफी समय से शुरू हो गया है, लगातार चल रहा है। कई सारे ट्रेन स्टेशन जो है प्राइवेटाइज करने के प्रोसेस में है, कुछ का प्रोसेस हो भी चुका है, कुछ चल रहा है। इसको भी पीपीपी मॉडल में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, जिस तरीके से हमारे एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन है, इसी तरीके से इन रेलों का भी प्राइवेटाइजेशन करने का प्रस्ताव है। कुछ विशेष ट्रेन आईआरसीटीसी द्वारा चलाए जाना ये प्रस्तावित है। कौन कौन सी ट्रेन आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जा रही हैं अभी? तेजस है क्या? तेजस, मुझे ये पता है कि कुछ ट्रेनें शुरू की गई हैं, नाम नहीं पता, इसीलिए मैं इसलिए। तेजस है जो लखनऊ से दिल्ली के लिए चलती है, वो तेजस फुल्ली महाराजा प्राइवेट है। स्पेशल अब ट्रेन है। आईआरसीटीसी की है, और बताए किसी को पता है? आईआरसीटीसी द्वारा चलाई गई और भी एक दो ट्रेन हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, ये तेजस लिखा हुआ है। सर हावड़ा है, सर हावड़ा जोधपुर से है, हावड़ा जोधपुर मतलब एक्सप्रेस है। नाम नोट और कर लेना, चेक कर लेना, आप लोग एक बार चेक कर लेना, दो चीज चेक कर लेना कि हमारे कितने रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइज हो चुके हैं। कुछ रेलवे स्टेशन ऑलरेडी प्राइवेटाइज हो चुके हैं, और कौन कौन सी प्राइवेट ट्रेन चल रही हैं। तो इन दोनों को आप एक बार जरा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन अब एक रियलिटी बन चुकी है। एक और चीज आप लोग देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें, रेलवे से संबंधित एक बहुत रीसेंट टाइम में एक चेंज हुआ कि रेलवे के जितने सर्विसेज थे, रेलवे में जो हमारा एग्जाम भी होता है सिविल सर्विसेज का, टोटल इसमें सर टोटल 90 रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइजेशन हो गया है सर। ओके, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपने लेवल पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये भी आपको पढ़ना है कि हमारी जो रेलवे की सर्विसेज है, हमारी रेलवे की जो सिविल सर्विसेज में भी एग्जाम में भी होते थे, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस, आईआरपीएस कुछ होता है, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस भी होता है सर, पर्सनल सर्विस, अकाउंट सर्विस, और एक दो सर्विस और है, ठीक है। तो ये ऐसी सर्विसेज होती थी। इंजीनियरिंग सर्विस, रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस, IRE समथिंग कुछ और बोलते हैं उसको। तो ये जो सर्विसेज हैं, इनको मर्ज किया गया है, पिछले साल ही मर्ज किया गया है, इसी साल मर्ज किया गया है, पिछले साल। तो इनको भी आप एक बार अध्ययन कर लीजिएगा कि ये रेलवे सर्विसेज का। हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है ऑर्डिनेंस सर्विसेज में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, ये दोनों का प्राइवेटाइजेशन क्या मतलब, इनको ऑटोनॉमस किया गया है। तो ये दोनों आप एक बार अध्ययन कर लीजिएगा, ये आपके इम्तिहान के प्रश्न हो सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी।
सर अगर अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गया तो जो मतलब यूपीएससी से आईआरसी जो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में जो भी ऑफिसर्स बनते हैं, क्या उनको प्राइवेट से ये लोग लेंगे या वहीं से लेंगे? अगर देखो वो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, प्राइवेटाइजेशन बन जाता है, तो ऑटोनॉमस जैसे हमारे पब्लिक सेक्टर से के वो हैं, अगर वो पब्लिक सेक्टर बनता है तो पब्लिक सेक्टर वाले अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से लेंगे, यूपीएससी के थ्रू नहीं लेंगे। और अगर प्राइवेट पूरी तरीके से प्राइवेटाइज हो जाता है, जैसे रिलायंस कंपनी या टाटा ने एयर इंडिया को ले लिया, तो फिर तो वो बिल्कुल ही फिर अलग तरीके से काम करेगा। तो अभी हमें नहीं पता कि उसका आगे क्या भविष्य होगा। परंतु अगर पीएसयू जैसे ऑर्डिनेंस वाले हैं वो पीएसयू बने हैं, रेलवे वालों का सर्विस को मर्ज किया गया है, अभी भी शायद अपॉइंटमेंट उनका होगा, परंतु ऑर्डिनेंस को तो वो कर दिया गया है, पीएसयू में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वो तरीके के बदलाव आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से हो सकता है इनको फिर यूपीएससी से ना लिया जाए आने वाले लंबे समय में। सर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो पहले से ही पीएसयू था ना? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पहले से पीएसयू डिफेंस का पीएसयू होता था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है सारी की सारी डिफेंस ओन्ड पीएसयूज थी, पीएसयू नहीं थी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डिफेंस रन थी, पीएसयू नहीं थी। पीएसयू अब बनी है, पीएसयू अभी बन गई, चेक कर लेना एक बार। पीएसयू मतलब गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आ गया ना सर? नहीं देखो यस अब सर, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। नहीं, दोनों में अंतर होता है, बहुत बारीक अंतर होता है। एक हो सकता है कि सरकार के गवर्नमेंट रन फैक्ट्री, और दूसरा सर यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट। रेलवे तो 100% प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। अभी मैं प्राइवेटाइजेशन पर नहीं जा रहा हूँ, मैं जनरल फैक्ट्स पर ही बात कर रहा हूँ। हमारे जैसे गवर्नमेंट रन फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि वो फैक्ट्री गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली उसके किसी डिपार्टमेंट के अधीन काम करती है, तो उससे रिलेटेड उसका रिक्रूटमेंट भी वैसे ही किया जाता है, तो वो सब होता है। पब्लिक सेक्टर यूनिट एक तरीके से ऑटोनॉमस होती है। ये गवर्नमेंट रन फैक्ट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन चीजें होती है ये मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जाता है, पीएसयू का नहीं चलाया जाता। पीएसयू का अपना एक मतलब इनका अपना बोर्ड या जो भी वो होता है वो चलाता है, विद कंसल्टेशन, अधिक से अधिक मिनिस्ट्री का कंसल्टेशन इनके साथ में होता है। तो दोनों में तो अंतर होता है, और इनकी पब्लिक सेक्टर यूनिट की गवर्नमेंट पर लाइबिलिटी नहीं होती, बट गवर्नमेंट अपने लिए लाइबिलिटी होती है, जो भी जिम्मेदारी होगी वो गवर्नमेंट खुद निभाएगी। सर पीएसयू का मुझे थोड़ा केवल आइडिया है 51% ही इंडियन सर वहाँ ऑर्डिनेंस। गवर्नमेंट का अधिकार होता है सर। हाँ जी, सर पीएसयू में केवल 51% ही गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है सर। 51% नहीं रहता, वो शेयर होल्डिंग कितना भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, उस शेयर होल्डिंग पे कोई नहीं होता। डायरेक्टली रन है या नहीं रन है, मैनेजमेंट कौन देख रहा है। अगर वो 100% भी शेयर होल्डिंग है, अगर मान लीजिए 100% शेयर भी है सरकार का, इसका मतलब ये है कि सरकार ने पैसा लगाया हुआ है, मैनेजमेंट किसी और के हाथ में है, तो शेयर होल्डिंग का कोई फर्क नहीं है। परंतु मैनेजमेंट अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट खुद कर रही है, जैसे वो अपने डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट खुद देखती है, उसके अधिकारी देखते हैं, तो मैनेजमेंट कौन देख रहा है, ये यहाँ अंतर होता है। एक बार चेक कर लेना फिर भी इसको कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो पहले होती थी, क्या ये डायरेक्टली डिफेंस के, क्योंकि मेरे समझ से ये डायरेक्टली डिफेंस के अंडर काम करती थी, बट मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। सर पीएसयूज कौन कौन सी हैं इंडिया में? आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। बहुत सारी पीएसयूज हैं, आप लिस्ट ढूंढिएगा, 9-10 तो ये मिनी रत्ना है। जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट आमतौर में वो यूनिट्स हैं जिनमें गवर्नमेंट का पैसा निवेश लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर गवर्नमेंट में, मेजॉरिटी शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास है, अगर किसी उसमें, तो वो पीएसयू हो जाती है। ठीक है, भारत में रेलवे के संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, इनको कर लेते हैं। जैसे भारत में दुनिया का चौथा लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है,
अभी करीब 67,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है। करीब 13,329 पैसेंजर ट्रेन है। करीब 22 मिलियन यानी कि 2.25 करोड़ लोग रोज रेलवे के द्वारा यात्रा करते हैं। बस से चलने वाली यात्री केवल, ये गलत है, बस से चलने वाले 1 करोड़ के आसपास लोग हैं जो बसों से चलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट से चलते हैं। रेलवे में 100% एफडीआई गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, जिससे कि फ्रेट कॉरिडोर मतलब फ्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड ट्रेन में 100% एफडीआई 2014 में अलाउ किया था। भारत के रेलवे में जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू अदर सेक्टर्स लाइक एयरपोर्ट, पोर्ट, टेलीकॉम एंड रोड्स। रेलवे के कई फंक्शन ऑलरेडी प्राइवेट हैं, जैसे वैगन प्रोक्योरमेंट, कंटेनर ऑपरेशन, फ्रेट ट्रेन्स जो मालगाड़ी चलाने का जो कामकाज होता है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, कैटरिंग सर्विस IRCTC द्वारा दी जाती है, और इंफ्रास्ट्रक्चरल रेल प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी प्राइवेट हाथों में है। रेलवे के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज हैं, ये आपको नाम पता होगा, रेल व्हील फैक्ट्री जहाँ रेल के पहिए बेंगलोर में बनते हैं, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। तो ये रेलवे की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्रीज हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। एक बनारस में भी है सर। हाँ, बनारस में है, खड़गपुर में भी है शायद। ये सर लोकोमोटिव वाला। लोकोमोटिव कैसा है? मैंने डीजल लोकोमोटिव है सर। हाँ, अब ये आने वाले समय में उनका क्या होगा वो हमें नहीं पता। जो हमारा प्रस्ताव है रेलवे को लेकर कि हम जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी है वो 19 किलोमीटर, अभी 7 किलोमीटर से बढ़ाकर 19 किलोमीटर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक। जो ब्रॉड गेज होती है, ब्रॉड गेज आप सभी समझते हैं, रेलवे के जो रेल होती है वो 3 तरीके की पटरियों पर चलती है रेल। एक होती है ब्रॉड गेज, चौड़ी रेल पटरी, फिर एक मीटर गेज, जिसमें मीटर गेज मतलब जो पटरियों की दूरी होती है वो मीटर से एक होती है करीब, ये 1.67 मीटर कैसे कुछ होती है, 1.5 मीटर से ऊपर होती है ब्रॉड गेज, और फिर एक होती है नैरो गेज। तो वैसे ये धीरे धीरे मीटर गेज और नैरो गेज ऑब्सलीट हो गई हैं, इनका इस्तेमाल कम ही किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में अभी भी मीटर गेज का इस्तेमाल होता है। तो परंतु हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ब्रॉड गेज है, और इस ब्रॉड गेज को करीब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट हमारा है। हमारी जो एवरेज स्पीड है ट्रेन की, जो 16-17 में मालगाड़ियों की 24 किलोमीटर थी, उसको बढ़ाकर 80 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर करना है, और एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर एवरेज स्पीड करनी है। 0 फेटेलिटी का टारगेट अचीव करना है। सर्विस डिलीवरी बाय अचीविंग 95% टाइम अराइवल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें को आप लोग काम कर लीजिए। रेलवे इस समय पर अपने टाइम मैनेजमेंट पर सीरियसली काम कर रहा है। तो आज के समय में ट्रेनों के टाइमिंग को बेहतर करने पर काफी काम हो रहा है, और ये क्वेश्चन भी हो सकता है हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें वो कुछ सक्सेस भी हासिल कर रहा है। तो आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा कि ट्रेनों की टाइमिंग का अभी क्या स्थिति है
और उसमें किस तरीके का सुधार आ रहा है, एवरेज टाइम क्या इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना इम्प्रूव हो रहा है। जो नॉन फेयर रेवेन्यू के हमारे जो फेयर के अलावा एक तो भाड़ा से मिलता है, उसके अलावा भी अगर हमें कोई रेवेन्यू मिल सकता है उसे 24% तक बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे रेलवेज के पास सबसे ज्यादा तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, चाहे रेलगाड़ी है चाहे जमीन है, उनके पास रोलिंग स्टॉक है। रेलवे के टर्म में एक रोलिंग स्टॉक नाम का टर्म यूज होता है। कोई बताए कि क्या होता है रोलिंग स्टॉक, किसी को पता है रोलिंग स्टॉक? सर वो नहीं है ना, जो बहुत सारे रेलवे का जो लोहा वगैरह है स्टॉक करके रखे हुए हैं, सर का है क्या? स्टॉक स्टॉक जो होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए स्टॉक क्या होता है? उसके असेट्स हो सकते हैं। हाँ, मतलब गोदाम में उसने सामान रखा होता है। एक गोदाम होता है ना, हर एक फैक्ट्री में अपना एक गोदाम होता है, उसमें जो रॉ मटेरियल बना हुआ सामान वो उसमें रखते जाता है, स्टॉक बना के स्टॉक कर लेता है या रॉ मटेरियल को स्टॉक कर लेता है। दोनों तरीके का सामान हो सकता है। रेलवे के लिए उसका जो ऐसा स्टॉक क्या है, कभी सोचा रेलवे के लिए क्या स्टॉक सर है? वैगन्स। वैगन। रेलवे के पास बहुत बड़ा रोलिंग स्टॉक है। रोलिंग स्टॉक बोलेगा तो जैसे मैंने अभी बोला 13,500 तो ट्रेनें हैं जो चल रही हैं। रेलवे को भी नहीं पता होगा कि हमारी ट्रेन कहाँ कहाँ चल रही है, पर उनकी ट्रेनें चल रही होंगी। वैगन उनके अंदर लगे हुए हैं, ट्रेन के इंजन लगे हुए हैं, रेल की पटरी बिछी हुई है। रेलवे ट्रैक अगर इकट्ठा किया जाए तो कितना रेलवे ट्रैक होगा, कितना लोहा होगा पूरे मतलब पूरे देश में इकट्ठा किया जाए 67-68 करोड़। कितना तो ऐसा है जो बेकार पड़ा रहता है सालों से, बस वहां पे कोई ट्रेन भी नहीं आती है। ठीक है, और भी आप जहां भी रेलवे स्टेशन के पास जाइएगा तो आपको ऐसा बहुत सारा सामान पड़ा दिखेगा जो बस पड़ा हुआ है रेलवे का, कोई उसे ले जाता भी नहीं है, वहीं पड़ा रहता है या कुछ चलता भी रहता है। तो ऐसा सामान जो घूम रहा है वो रोलिंग स्टॉक कहलाता है रेलवे की टर्मिनोलॉजी में। तो ये सब वैगन ट्रेन जो कुछ भी है उनके जो चल रहे हैं, वैगन होंगे, डब्बा जो होता है, इंजन जो होता है, और पता नहीं क्या क्या होता होगा, मुझे भी नहीं पता क्या क्या होता होगा। तो वो सब जो है वो रोलिंग स्टॉक कहलाता है उनके लिए। और ये रोलिंग स्टॉक उनके पास बहुत है, उनके पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन बहुत है इनके पास। रेलवे के पास जितना जमीन है और जितनी हम अच्छे अच्छे जगहों पर जमीनें हैं, बड़े बड़े शहरों में, हर शहर में इनके पास जमीन है, और वो भी किलोमीटरों में इनके पास जमीन है। बहुत बड़ा असेट है जो हमारे रेलवे के पास मौजूद है। अब जो प्राइवेटाइजेशन की बात है वो क्यों चल रही है कि रेलवे जो है आज भी भारत पर एक निर्भर करने वाला डिपेंडेंट सेक्टर है रेलवेज, और भारत इससे अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। रेलवे काफी सारी क्योंकि सर्विसेज से जुड़ा हुआ है तो अपने जो इनएफिशिएंसी है उसके लिए क्रिटिसाइज होता है, और वो क्रिटिसिज्म अल्टीमेटली गवर्नमेंट तक जाता है। जो सर्विस डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है रेलवे का। रेलवे को बहुत से अपने इक्विपमेंट प्रोसेसेस और ट्रेनिंग को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। भारत में रेलवे में सुधार किए जाने की बहुत सी आवश्यकता है। डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है, मार्केट ओरिएंटेशन खराब है। तो ये सब जो है इनके वो हैं ग्रे एरियाज है जिनके कारण इसका प्राइवेटाइजेशन प्रस्तावित है। ट्रैक लेइंग, सिग्नल ट्रांसमिशन, ये सब इनके कई सारे चैलेंजेस हैं। जो इनके फ्रेट है, जो माल भाड़ा है, उसको बैलेंस ठीक किए जाने की जरूरत है। तो कई सारी रिक्वायरमेंट है। एक विवेक देबरॉय कमेटी है जिसने रेल इंडस्ट्री को लिबरलाइज करने की बात की थी और इसको
प्राइवेट सेक्टर इसमें शामिल किए जाने की बात थी। अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसके कई एडवांटेजेस हो सकते हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बेहतर हो जाएगा, मिसमैनेजमेंट कम हो जाएगा, रेलवेज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे अपडेट हो जाएगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है रेलवे में वो काम उसमें ऐड होने लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ेंगी, सेफ्टी रेलवे में बढ़ जाएगी। आज भी रेलवे में बहुत बड़े स्तर पर एक्सीडेंट की घटनाएं हम सुनते रहते हैं। बेटर मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी आएगी, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी आएगी। ये सब कुछ बातें हैं जो हम जो है रेलवे से हासिल कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव होगी, नया निवेश, फॉरेन कैपिटल आ जाएगा, प्राइवेट ओनरशिप और कंपटीशन जो है इसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ा देगा और कॉस्ट कटिंग इसके कारण होगी। डिसएडवांटेज क्या होंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं हमें, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं रेलवे को प्राइवेटाइज करने के? सर कवरेज लिमिटेशन। इससे क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ? सर किराया महंगा हो जाएगा। किराया महंगा होने के बाद भी दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर चलने वाले लोग कम है या उनकी पेइंग कैपेसिटी कम है, तो उनमें कोई ट्रेन नहीं चलाएगा। जैसे आज हम कहीं भी जाना चाहते हैं हम रेल से जा सकते हैं, परंतु हम कहीं भी जाना चाहते हैं हम हवाई जहाज से नहीं जा सकते हैं। कोई ये आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि प्राइवेट एयरपोर्ट रूरल एरिया में, सर रूरल एरिया में, विशेष रूप से रूरल एरिया में, क्योंकि वहाँ ट्रेन चलाना, ट्रेन की कॉस्ट ज़्यादा है, रिकवरी कम होती है, परंतु वहाँ के लोगों के लिए उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑटोनॉमी ऑन फेयर प्राइवेटाइज, तो जैसे इन्होंने कहा कि माल किराए भाड़े बढ़ जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी सरकार की नहीं बचेगी, मोनोपोली प्राइवेट सेक्टर की हो जाएगी, वो अपने मनमाने तरीके से रेलवे को इस्तेमाल कर सकता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये हमारे देश की इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करेंगे, और इससे भी एक क्राइसिस डेवलप हो सकता है। बड़ा सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि वर्कर यूनियन के साथ हैंडल करना, उसको डील करना। हमारे बहुत बड़ी वर्कर यूनियन है इंडियन रेलवे की, बहुत बड़ी संख्या में, जैसे अभी हमने बात किया 2.5 करोड़ लोग इससे ट्रेवल करते हैं और 3 मिलियन टन सामान रोज इससे आता जाता है। तो ऐसे में ये ना केवल एक प्रॉफिट की चीज है, वेलफेयर की भी एक चीज है। ये सब इसके चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट को इसमें काफी बोल्ड डिसीजन लेने होंगे। ये सब हमारे इसके चैलेंजेस हैं, ये सब आप इसको देख लेना। तो ये हमारे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया। कल की क्लास में हम कोई दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जितने चैप्टर हैं इन सब पर आप एक बार सरसरी नज़र मार लें। कुछ चीज़ें इसमें रिपीट हो रही हैं क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को वो किया था, रिन्यू किया था, कुछ को मैंने स्किप किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग कम से कम इस पर क्विकली एक नज़र जरूर मार लें, ये जितने ये जो एरियाज हैं। ठीक है, आज की क्लास को अभी हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. Okay, bye. Thank you, sir. Bye.